डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस समय मैं एक बड़ी कंपनी बना चुका हूँ। सॉफ्टवेयर कंपनी अपने 4 और दोस्तों के साथ मिलकर एक किराए के फ्लैट पर हमने इस कंपनी की शुरुआत की थी। उस समय हम 5 बेरोजगार थे और सोच रहे थे मिलकर काम करेंगे, हो सकता है एक दिन कुछ बड़ा कर पाएं। लेकिन जब हम सपने देखते हैं तो भगवान हमारे सपनों को पूरा भी करते हैं और धीरे धीरे उस किराए के फ्लैट से हमने इतनी बड़ी कंपनी को बना लिया और अब हमारे सारे सपने हमारी आंखों के सामने पूरे हो रहे थे। लेकिन जिंदगी के पल पीछे छूटते जा रहे थे और हम 5 का एक ही शौक था, भूतिया फिल्में देखना, पड़ताल करना क्या भूत होते हैं या नहीं। तो हमने सोचा कि रुपए तो हम बहुत कमा चुके हैं, छुट्टियां भी मिलती हैं, क्यों ना 5 मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे हमारा शौक भी पूरा हो सके। तो हम बन गए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, सिर्फ शौक के लिए। सामान हमने खरीद लिया था तो हम रात के वक्त ऐसी भूतिया जगहों पर जाते जहां पर लोग कहानियां सुनाते कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। हम उसकी पड़ताल करने लगे थे और धीरे धीरे हमारा शौक हमारा पीछा भी बनने लगा, क्योंकि जो भी भूतिया जगह होती वहां पर रात का वो वक्त निकालने के बाद जो फुटेज हमारे हाथ लगती हम उसे बेच भी सकते थे। ऐसे उस फुटेज को बेचने के बाद कुछ कमाई भी होती और हमारा ये जो ट्रिप था ये फ्री हो जाता। इसी तरह हम छुट्टियों में घूमने के लिए ऐसी जगहों पर जाने लगे थे, शौक भी पूरा होता, कमाई भी होती। और अब 4 साल हो चुके हैं। 6 महीने में 2-3 ट्रिप ऐसे हम निकालते हैं, एक रात के लिए भूतिया जगह पर रहते हैं और वहां पर हमें जो भी नजर आता है उसे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब तक मैं सच बताऊं, कोई भी ठोस सबूत हमारे हाथ नहीं लगा जिससे हम कह सकें कि भूत होते हैं या नहीं। कभी कभी परछाइयों का हिलना, चीजों का अपने आप गिर जाना, बिना हवा के पेड़ों का हिलना, ये चीजें तो हम कह सकते हैं कि अजीब है। लेकिन हमने कुछ ऐसा नहीं देखा जिसे हम कह सकें कि ये कोई भूत है। और इस बार मैंने अपने दोस्तों को कहा था राजस्थान चलते हैं, वहां पर एक शाही महल है, एक परिवार का ऐसा महल जिसे श्रापित कहा जाता है और उसका तो सबूत भी हमारी आंखों के सामने देखने को मिल जाएगा। मेरे दोस्त कहने लगे थे कि सबूत कैसा, और मैंने उन्हें बताया वो महल के पास की जो जमीन है ना, वहां पर घास तक नहीं उगती, पेड़ भी जो जिंदा थे वो मर चुके हैं। वहां जाकर हमें ये सबूत के तौर पर देखने को मिलेगा। और उस नाग महल की कहानी भी बड़ी भयानक है। उस नाग महल को 200 साल पहले बनवाया गया था, लेकिन लगभग 90 साल पहले उस शाही परिवार की एक सदस्य ने उस महल को तोड़वाकर नए तरीके से बनवाया। पहले तो वो एक साधारण शाही परिवार का महल था, लेकिन आगे का हिस्सा तोड़वाकर उसने एक नाग के फन की तरह बनवाया, क्योंकि वो हमेशा नाग साधनाएं किया करती थी। वो नाग देवता की पूजा करती थी और चाहती थी नाग देवता की पूजा से उसे ऐसी ताकत मिले, और उसे सांप बहुत ज्यादा पसंद थे। कहते हैं इस महल में सांप हर तरफ देखने को मिला करते थे। यही कारण था कि शाही परिवार के जितने भी सदस्य थे उन्होंने महल को छोड़ दिया। लेकिन वो लड़की इस महल में ही रहना चाहती थी और उसका कहना था जहां मेरा घर है वहां सांपों का भी घर है। और अब तो उस महल को एक भूतिया महल कहा जाता है, जहां रात को किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता
आप परमिशन उस शाही परिवार से ले ही नहीं सकते क्योंकि वो लंदन में रहते हैं, फोन पर किसी से बात करना पसंद नहीं करते। मेरे दोस्त कहने लगे, तो अब हम क्या करें, कैसे उनसे परमिशन ले? मैंने कहा, यही तो ट्रिक है। रात के वक्त ना आगे वाला वो गेट बंद कर दिया जाता है। गेट बंद होने से पहले पहले अगर हम उस शाही महल के अंदर घुस पाएं, हम अंदर पूरी रात बिता सकते हैं, पता कर सकते हैं अंदर कुछ होता है या नहीं। ये हमारी जिंदगी का पहला सबसे रिस्की काम होगा। क्या तुम करना चाहोगे? मेरे दोस्तों के चेहरे उतर चुके थे। और अब तक मैंने आपको अपने दोस्तों के बारे में नहीं बताया। मेरा नाम राजन है, मेरा एक दोस्त वेदांत, देव मुरली, विजय शेखावत और दीपौन, हम पांचों ने मिलकर उस कंपनी को खोला था और तब से हमारी दोस्ती सच्ची है। अगर हम में से कोई एक नया आइडिया देता है, चाहे वो जितना भी खतरनाक हो, हर किसी को मानना ही पड़ता है। और इस बार भी मेरे दोस्त मानने पर मजबूर हो चुके थे। हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, जैसे कि EMF मशीन, सॉइल टेस्टिंग किट्स। हमने आईने भी लिए थे, बहुत सारे आईने। मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि तुम आईने इकट्ठे क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब मैंने उन्हें कहा कि मेरे इस बैग को हाथ मत लगाना, इसमें बहुत सारे आईने हैं, उन्होंने सवाल तो बहुत पूछे और मैंने कहा वो मैं सरप्राइज वहां जाकर दूंगा। मैं ऐसे सरप्राइज अपने दोस्तों को इसलिए दिया करता था ताकि उन्हें और ज्यादा डरा सकूं। मेरे दोस्त ऐसे ही हैं, पहले पूरी की पूरी कहानी उन्हें बता दो तो उन्हें बाद में डर ही नहीं लगता, बल्कि वहां पर जम्हाइयां मारने लगते हैं और कहते हैं बड़ा बोर कर दिया, यहां तो हवा तक नहीं चल रही। तो मैंने सोचा वहां जाकर उन्हें बताऊंगा कि इस बार उन्हें डराने का पूरा इंतजाम किया है मैंने। रात के लगभग 8 बजे हम उस महल के अंदर घुसने की तैयारी करके बैठे थे। सबसे पहले वहां करीबन 3 वॉचमैन हमने देखे जो उस इलाके में गश्त लगाते थे। उनसे बचना मुश्किल काम था, उन्हें ना तो रिश्वत दी जा सकती थी, और एक बार मैंने एक ऐसे ही चौकीदार से बात की थी। वो कह रहा महल के अंदर कोई जा ही नहीं सकता क्योंकि परमिशन है ही नहीं। मैंने कहा गेट कितने बजे बंद होते हैं? उन्होंने कहा 8 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता क्योंकि इस महल के अंदर रात बिताना मौत को दावत देने के बराबर होता है। उसकी यह बात सुनकर मेरे दोस्त थोड़े थोड़े घबराए हुए। वो इसलिए नहीं घबराए थे कि जगह भूतिया है, वो इसलिए घबराए हुए थे कि कहीं हम पकड़े गए तो यहाँ पर पुलिस आएगी और फिर ये मामला बढ़ सकता है। आखिर उस झंझट से हम कैसे बचेंगे? मैंने कहा उससे भी बचा ही लेंगे, बात मानो मेरी। 8 बजे हम उस गेट के पास थे, जिसके बाद हमने कुछ गांव वालों को रुपए दिए थे कि उन्हें सड़क के पास झगड़ा करना है। उन्हें नहीं बताया था क्यों झगड़ा करना है, लेकिन झगड़ा ज्यादा करना है, शोर शराबा करना है तो गेट बंद होने से पहले वहां पर जो 3 गार्ड थे वो झगड़ा रोकने के लिए गए और इतना समय काफी था गेट से अंदर घुसने में। फिर 15 से 20 मिनट एक पिलर के पीछे हम छिपे रहे। 2 गार्ड अंदर आए, अच्छी तरह से उन्होंने देखा, लेकिन अंधेरा होने वाला था। उनका चेहरा उतरा हुआ, टांगें उनकी कांप रही थी अंदर देखते वक्त। महल के अंदर जाने से हर कोई इतना क्यों डरता है, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही गार्ड बाहर चले गए, गेट को बाहर से बंद कर दिया गया और ये इतना बड़ा गेट था कि इसे फांद कर भी पार नहीं किया जा सकता था और 4 दीवारी लगभग 25 फुट ऊंची थी। यानी हमें पूरी की पूरी रात यहीं पर बितानी होगी और सुबह निकलने के लिए तरकीब लगानी होगी, वो बाद में देखा जाएगा। मेरे दोस्त मेरी तरफ देख रहे और मैंने उन्हें कहा चलो फिर हो जाओ शुरू, निकालो कैमरे और देखते हैं यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। कई राज हमारी आंखों के सामने घूमेंगे। लेकिन तभी वेदांत ने मुझसे कहा था कि तुम बैग में आईने क्यों लेकर आए हो? आईनों का यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कहा अब तो अंदर आ चुके हो ना, इसीलिए अब तुम्हें शायद बताना चाहिए। जो यहाँ पर शाही राजकुमारी थी ना,
तुम्हें पता है उसकी मौत कैसे हुई थी? वो नाग साधनाएं किया करती थी और जितनी भी वो नाग साधनाएं करती थी एक आईने को सामने रख कर किया करती थी। और यहाँ पर काम करने वाले जितने भी लोग थे वो सबको कहती थी कि मेरे आईने में अपना प्रतिबिंब कोई नहीं देखेगा, हर कोई आंखें बंद किए रहेगा। वो आईनों को ढक दिया करती थी और कई लोगों ने उस आईने के अंदर अपने प्रतिबिंब को देखा। कहते हैं जितने भी लोगों ने आईनों में प्रतिबिंब को देखा बाद में वो पागल हो गए और वो रानी मारी गई थी अपना गला काटने के कारण। वो आईने में देख रही थी, उसके परिवार के सदस्य यहीं पर मौजूद थे, लेकिन आईने में देखते देखते पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसने अपने गले को खुद काटा। फिर उसकी लाश वहां पर पाई गई और वहां और कोई मौजूद नहीं था, बस आईने थे। फिर उन आईनों को ढक दिया गया और उसके बाद से शाही महल में एक भी आईना नहीं रहने दिया गया। कहते हैं उसके बाद भी कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं कि शाही परिवार दोबारा इस महल में रह नहीं सका। श्रापित महल कहा जाता है इसे। वो देखो मूर्ति, नाग की मूर्ति, महल के आगे उस खास इमारत में बड़ी नाग की मूर्ति, नाग जैसे फन फैलाए हो। इसी कारण इसे नाग महल कहा जाता है और आईना श्रापित माना जाता है। लगभग 90 सालों से इस महल के अंदर एक भी आईना नहीं आया है और मैं देखो 10 आईने लेकर आया हूं। 10 आईने अलग अलग जगह पर लगाएंगे और देखेंगे आईनों में हमें कैसे प्रतिबिंब नजर आते हैं। मेरी ये बात सुनकर मेरे दोस्तों ने कहा था, इस बार ये जो रिस्क है ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हम, और पहली बातों का तो पता लगाएं, तुम तो और ज़्यादा मुसीबत में हमें डालना चाहते हो। मैंने कहा ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा होना चाहिए जिसे याद करके पूरी ज़िंदगी हमारे रोंगटे खड़े होते रहें। चलो हो जाओ तैयार। आगे वाले उस हिस्से में जो पहले कभी गार्डन हुआ करता था वहाँ पर कुछ फव्वारे भी लगे हुए थे, लेकिन सच बात थी वहाँ पर घास बिल्कुल नहीं थी। वक्त अभी 8 सवा 8 का ही था। मिट्टी के कुछ सैंपल लिए हमने। सॉइल टेस्टर से उन सैंपल की पहचान करना चाहते थे, भांपना चाहते थे, जांचना चाहते थे आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या है कि ना घास उगती है ना पेड़ पौधे लग पाते हैं। क्या चीज़ है इस मिट्टी में? या तो इसके पोषक तत्व पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं या बात कोई अलग ही है। हम मिट्टी को उखाड़ उखाड़ कर अलग अलग जगह से सॉइल टेस्टर मशीन में डाल रहे थे और हम रीडिंग लेना चाहते थे जिसमें कुछ समय लगता। अचानक महल के अंदर रोशनी हुई। तभी विजय ने कहा, अरे महल में लाइट है? इतने सालों से महल बंद है लेकिन अंदर किसी ने लाइट जलाई है, यानी अंदर कोई मौजूद है। वो देखो। बात सही थी। सामने वाले उस कमरे के अंदर पहले लाइट तो नहीं जल रही थी, लेकिन अब अपने आप लाइट जलने लगी थी। ये कैसे हो सकता है? इसीलिए हमें लगा कि हमें अब महल के अंदर जाकर भी देखना चाहिए। मिट्टी के सैंपल हम वैसे भी ले चुके हैं, ये टेस्ट हम बाहर जाकर भी कर सकते हैं। यहाँ टेस्ट करना सही नहीं रहेगा, हमें कुछ और चीज़ों को देखना चाहिए। महल अंदर से कैसा है? क्या सच में ये शापित है? क्या अंदर सच में कोई भी आईना नहीं है? देखें तो जरा। हम महल के अंदर जा चुके थे। हमारे हाथ में एक एक टॉर्च थी। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे किसी भूतिया फिल्म में हो। चारों तरफ मकड़े के जाले लगे हुए थे और वो इतने बड़े बड़े थे कि हम उन्हें अपने हाथ से लपेट रहे और हमारा हाथ भी एक बार के लिए भारी भारी सा हो गया। सालों से मकड़ी के ये जाले यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आसपास पड़ी हुई उन चीज़ों से मकड़ी के वो जालों को लपेट लपेट कर हमने साफ किया। तब जाकर कुछ अच्छे से नज़र आना शुरू हुआ। फिर वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ें धूल से ढकी पड़ी थी। हमने उन चीज़ों की थोड़ी सफाई की। कुछ सोने की चीज़ें थीं, कुछ चांदी के चम्मच थे। ये चीज़ें तो ऐसे बिखरी हुई थीं जैसे कोई काम वाला भी उसे उठाकर यहाँ से भाग सकता था, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया।
अमूमन ऐसा हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात थी, इस महल में जितने भी काम करने वाले लोग होंगे सभी बहुत ज्यादा ईमानदार होंगे। फिर एक एक करके उन कमरों को हम देखने लगे, लेकिन एक कमरा सबसे अजीब था। वही कमरा जहां पर सबसे पहले लाइट जली थी। उस कमरे में मिट्टी का एक कण तक नहीं था, लेकिन उस कमरे के दरवाजे के आगे बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अगर उन मकड़ी के जालों को साफ किया ही नहीं तो अंदर किसी ने लाइट जलाई तो कैसे जलाई, और अगर अंदर सफाई की गई तो कैसे की गई। हैरान परेशान हम पांचों एक दूसरे की तरफ देख रहे, और तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, ऐसा करते हैं, यहाँ पर वो साउंड मशीन लगाते हैं, यहाँ से कोई आवाज़ आती है या नहीं उसका हमें पता रहेगा। वो कोने में उस मशीन को लगाते हैं ताकि कुछ हिले तो हमें पता चल जाए और इसमें रिकॉर्ड हो जाए। चलो मैं लगा कर आता हूँ। वो सामने गया, बेड के पीछे उसने उस मशीन को लगा दिया, और फिर मैंने सबको कहा, हम यहाँ ज़्यादा नहीं घूमते, एक तो गंदगी बहुत है, हम ऐसा करते हैं राजकुमारी के कमरे में जाते हैं। वो बड़ा कमरा, कहते हैं वो सबसे ज़्यादा अजीब था, और उस कमरे में अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, और वहाँ जितने आईने थे उन सबको तोड़ दिया गया था। चलो देखते हैं। जब हम राजकुमारी के कमरे में पहुंचे थे, वहाँ सच में इससे ज़्यादा खूबसूरत कमरा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। भव्य कलाकारी की गई थी, लेकिन जब करीब से उस कलाकारी को, चित्रकारी को, और जो मीनाकारी दीवारों पर की गई थी उसे हमने देखा, छोटे बड़े सांप के चित्र बनाए गए थे, सांप की आकृतियां बनाई गई थी। धीरे धीरे जब समझ में आया यहाँ हर एक चीज सांप से जुड़ी हुई है। जैसे कि एक ग्लास वहां पर पड़ा था, भले ही अंदर से वो ग्लास चांदी का था, लेकिन बाहर से सांप की केंचुई उस पर लपेटी गई थी, जिसे मैंने जब छुआ हाथ से वो ग्लास छूट गया। जब मेरी समझ में ये आया, फिर वहां पर सांप की केंचुई नीचे भी बहुत ज्यादा पड़ी हुई। कई सांप यहां पर आकर मरे होंगे। यहां उनके मृत शरीर पड़े हुए थे, सड़े हुए। यह देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने तो उल्टी कर दी थी, और वो कहने लगा था कि मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। और मैंने उसे कहा, कोई बात नहीं, बस कुछ समय के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। सबके कैमरे ऑन है ना? ऑन है। सब ने अपने हेलमेट के ऊपर कैमरे लगा रखे थे, यानी जब से हम अंदर आए हैं हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। मेरा वो दोस्त कह रहा था कि जो भी करना है जल्दी करो, तो मैं जल्दी जल्दी करने लगा। उस बैग से मैंने बड़े वाले आईने को निकाला। उस आईने को मैंने ढक रखा था, और मैंने देखा मेरे दोस्त उस आईने के सामने नहीं आ रहे, और मेरी भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जब हम ऐसी कहानियां सुनते हैं हमारे दिल में कुछ शंका तो रहती है, क्या हो अगर पहली बार हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए। इसीलिए हम कोई गलती नहीं करना चाहते थे। मैंने सामने उस आईने को टिका दिया। उसके बाद उसके ऊपर से मैंने कपड़ा हटाया। हम उस आईने के एक तरफ खड़े थे, कह सकते हैं 90 डिग्री पर, ताकि हमारा प्रतिबिंब उसमें बिल्कुल ना बने। फिर सभी कहने लगे, चलो राजन, सबसे पहले तुम आगे जाओ, देखो तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है या नहीं। हमारी कांपती हुई आवाज़, हम एक दूसरे से सही से बात तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने की बात मैंने ही सोची थी, तो आगे भी तो मुझे ही जाना था। लेकिन तब एक घटना ने हमें हैरान कर दिया। वहां खड़े हम हिम्मत जुटा रहे थे कि हम आगे बढ़ेंगे और अगली बारी किसकी आएगी। मैंने उस आईने को बिल्कुल सही तरीके से टिकाया हुआ था, ना तो वो आईना गिर सकता था ना हिल सकता था, लेकिन वो आईना अचानक टूट गया, चरमरा गया, और वो एक धमाका था। जब आईना अपने आप टूटता है तो एक अजीब धमाकेदार आवाज निकलती है, और इस आवाज ने हमें डरा दिया। हम उसमें अपना प्रतिबिंब देखना चाहते थे, लेकिन वो आईना टूट चुका था। हमारी सांसें रुकी हुई थी।
फिर हम एक दूसरे को सिर्फ देखते रहे। बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी और एक झटका सा महसूस हुआ और मैंने अपने दोस्तों को कहा, ऐसा करते हैं, ये आईने वाला एक्सपेरिमेंट ना वो बाद में करते हैं। मुझे लगता है यहाँ हवा थोड़ी नम है, इसी कारण ये जो आईना था शायद टूट गया होगा। कुछ और देखते हैं। मेरी यह बात सुनने के बाद मेरे सभी दोस्त मेरे साथ सहमत थे क्योंकि हालत उनकी भी पतली थी। लेकिन कांच इस तरह से नहीं टूटता, बिल्कुल छोटे छोटे हिस्से कि उसमें किसी का प्रतिबिंब तक ना बने। और मैंने जब आईने के वो छोटे छोटे टुकड़े देखे थे, मुझे उनमें आंखें नजर आईं। हो सकता है ये मेरी आंखों का एक धोखा हो, क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे कई तरह के डिजाइन बने हुए थे जिसे हम ईवल आई भी कह सकते हैं, जो कि सांपों की आंखें यहाँ बनाई गई हैं। लेकिन कांच के उन टुकड़ों में छोटी छोटी सिर्फ आंखें ही नजर आईं और चुपचाप मैं भी अपने दोस्तों के साथ उस कमरे से बाहर निकल आया था। उस कमरे से जब हम बाहर निकले थे, अचानक मुरली बेहोश हो गया। पता नहीं क्या हुआ, अचानक नीचे गिर गया। फिर हम उसे उठाने की कोशिश कर रहे, उसके चेहरे पर पानी मारा गया और उसके बाद उसने कहा, पता नहीं अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे एक खुशबू आई हो, लेकिन ये नशीली सी खुशबू थी जिसने मुझे बेहोश कर दिया। वो होश में जरूर आ चुका था, लेकिन उसका शरीर ऐसा था जैसे निढाल सा हो, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो हमने उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। वो कह रहा था, आज सेहत अचानक इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई। इससे पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन हम बाकी सब यही चाहते थे कि यहाँ पर आए हैं तो बाकी कमरों को जल्दी से जल्दी हम देख लें और उसके बाद यहाँ से निकले, क्योंकि पहली बार हमें कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। मुरली को उस कुर्सी पर बिठा दिया गया था और मुरली ने कहा था, कुछ समय मैं यहाँ पर आराम करूँगा और अगर मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं आवाज़ लगा दूंगा। वैसे भी हमारे पास वॉकी टॉकी था, हर किसी के पास। अगर इमरजेंसी हो उसमें सिर्फ एक बटन दबाने की ज़रूरत पड़ती और सभी को ब्रॉडकास्ट चला जाता, यानी किसे परेशानी है हमें पता चल जाता। अब हम बाकी कमरों को देखना चाहते थे, तो सबसे पहले हमने सोचा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर देखते हैं। ऊपर भी कई कमरे बने हुए हैं और देखते हैं बाकी कमरों में हमें क्या नजर आता है। क्या कुछ ऐसा दिखता है जो उस राजकुमारी से जुड़ा हुआ है। हमने ईएमएफ मशीन हाथ में ली हुई थी और उसमें कोई भी ऐसी अजीब रीडिंग नहीं आ रही थी। ईएमएफ मशीन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापने वाली एक मशीन। जब भी हम किसी कब्रिस्तान में, शमशान घाट में या भूतिया जगह पर जाते हैं, इसमें रीडिंग बढ़ने लगती है, जिससे पता चल जाता है यहाँ पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर हो रहा है। लेकिन अब तक इस मशीन में इस महल के अंदर आने के बाद कोई रीडिंग नहीं आई थी। हम ऊपर वाले कमरे में पहुंचे थे। मेरे कंधे पर मुझे कुछ सरकता हुआ महसूस हुआ और मैं सबसे पीछे था, जैसे पीछे से किसी ने हाथ रखा हो। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर एक हरे रंग का पतला सा सांप था। मैंने झटक कर उस सांप को नीचे फेंक दिया। फिर मेरे दोस्त भी मेरी तरफ देखने लगे कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तो सांसें रुक चुकी थी, क्योंकि मुरली तो ऊपर आने वाला नहीं, पीछे से कोई आवाज नहीं आई। तुम तीनों आगे थे। मुझे मेरे कंधे पर रेंगते हुए सांप ने ऐसा एहसास दिया जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो और कंधे पर हाथ रख दिया हो। मेरी तो जान निकल गई थी, जबकि मैं ये जानता हूं ये पतले वाले हरे सांप जहरीले नहीं होते। लेकिन ये कैसी जगह है, यहां मरे हुए सांपों की इतनी ज्यादा केंचुए पड़ी हुई हैं कि कोई भी घबरा जाए। सांप ही सांप, आखिर यहां इतने सालों बाद भी सांप नजर आते हैं। कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है, या तो यहां कोई ऐसी जगह बनाई गई है जहां सांप काफी भारी मात्रा में है।
फिर नीचे से चीखने की आवाज आई और हमारे वॉकी टॉकी में अपने आप रिंग बजने लगी। ये इमरजेंसी का साइन था। मुरली नीचे से मदद की गुहार लगा रहा था और हमने बिना सोचे नीचे भागना शुरू कर दिया। भागते भागते हम मुरली के पास पहुंचे। वो खड़ा था लेकिन घबराया हुआ और उससे चला नहीं जा रहा था कमजोरी के कारण, लेकिन फिर भी वो खड़ा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ मुरली, खड़ा क्यों है? तेरी सेहत ठीक नहीं है, तू बैठा क्यों नहीं है? मुरली ने कहा, दरवाजे के आगे से कोई निकल कर गया। तुम चारों तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा चुके थे, तो बाहर कौन था? और आगे वाला गेट यहां से नजर आ रहा है। गेट तो नहीं खुला, यानी यहां कोई और भी मौजूद है। बाहर देखो। हम 2 जन थे जो बाहर जाकर देख रहे। हमें बाहर कोई नजर नहीं आया। और एक ये महल है बहुत ज्यादा बड़ा। यहां ढेर सारे पिलर बने हुए हैं। कोई कहीं भी छिप सकता है और उसके बाद उसे ढूंढने में भी कई घंटे लग सकते हैं। अगर यहां पर कोई है भी और छिप गया होगा तो आसानी से तो ढूंढा नहीं जा सकता। फिर हम मुरली के पास आए और मैंने कहा, मुरली देख, तू अकेला यहां रहेगा, मुझे लगता है कोई गड़बड़ भी हो सकती है। क्यों ना तो हमारे साथ चल। ऐसा करते हैं, एक जन इसकी बाजू पकड़ो, कंधा पकड़ो। हम इसे थोड़ा कंधे पर टांग कर ऐसे अपने साथ घुमा सकते हैं ना। इसकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन ये भी हमारे साथ आया है। हमें इसे सिर्फ बिठाना नहीं है, इससे खतरा भी बढ़ेगा और हमें डर भी लगता रहेगा। चलो ऐसा करते हैं, हम बाहर देखते हैं और इकट्ठे, कोई भी अकेला नहीं रहेगा, हम इकट्ठे रहेंगे। मैं नहीं चाहता किसी के साथ कुछ बुरा हो। फिर हम उस महल के बाहर घूमने लगे। हम टॉर्च सिर्फ एक ही जला रहे थे ताकि गलती से हम ऊपर वाले किसी पेड़ पर टॉर्च की रोशनी ना मार डालें और दूर से वो नजर आ जाए। फिर कहीं कोई गार्ड ने देख लिया, उसे लगेगा अंदर कोई है, ऐसे हमारी मुसीबत बढ़ सकती है। देखे तो सही, आंखें घूमता हुआ मुरली को नजर कौन आया था। हम इकट्ठे ही थे। उस महल के बाहर वाले गलियारे के पास से हम गुजर रहे और दूर हमें एक परछाई नजर आई। ये साफ था गलियारे की दीवार के पीछे कोई है, जो एक तरफ वाली लाइट के कारण ये परछाई बन रही है। जो एक तरफ की लाइट के कारण ये परछाई बन रही है। फिर क्या था, मैंने अपने दोस्तों को कहा, ये पिलर के पीछे हो जाओ। अब जो भी यहां पर है, हमें उसे ये जताना है कि हम यहां पर नहीं हैं। यानी कि पहले ये देखते हैं ये है कौन। कोई चोर उचक्का है, कहीं कोई गार्ड तो नहीं जिसे अंदेशा हो गया कि हम अंदर हैं। चलो देखते हैं। मैंने दोस्तों को एक तरफ कर दिया। चलते चलते मैं एक पिलर के पास छिप चुका था, उस दीवार के बिल्कुल करीब से। अब परछाई बड़ी होने लगी, लंबी होने लगी, यानी कि वो करीब आ रहा था। और फिर दीवार से एक आदमी निकला, सामने वो खड़ा हो गया। अजीब सा आदमी था, उससे इतनी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी कि मैं लगभग 20 फुट की दूरी पर था, उसे साफ साफ देख सकता था। उसके पूरे शरीर के ऊपर कुछ अजीब सा लगा हुआ, नीला रंग जैसे उसने लगाया हो, और चेहरे पर गंदगी भी चमकीली चमकीली कुछ था। उसकी चाल बड़ी अजीब, वो अपने भारी पैरों को रख रहा जैसे दर्द में हो। चलने की रफ्तार उसकी धीमी थी। ये कोई गार्ड तो नहीं लग रहा। हो सकता है हमें डराने के लिए किसी ने ये भेष बनाया हो, तो मैं पहले उसे डराता हूं। उसे क्या पता कि मैं यहां पिलर के पीछे छिपा हुआ हूं। अचानक मैं बाहर निकला और उसे डराने के लिए मैंने कहा, कौन हो तुम, यहां क्या कर रहे हो? लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि मेरी तरफ देखने लगा और मुझे उसकी आंखें भी नीले रंग की नजर आ रही थी। मैंने दोबारा उसे धमकी दी, कौन हो तुम, यहां क्यों घूम रहे हो, क्या परमिशन लेकर तुम आए हो? मुझे लगा था ये कोई और होगा, गार्ड नहीं होगा, मैं उसे थोड़ा धमकाऊंगा। लेकिन सामने से वो जवाब दे भी, वो तो जवाब ही नहीं दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे मुझे पकड़ना चाहता हो। दूरी 10 फुट की रह चुकी थी
इसीलिए मैंने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए, क्योंकि उससे बदबू भी बहुत ज्यादा आ रही थी। लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी कारण मुझे वहां खड़ा रहना पड़ा ताकि मैं उसे अच्छे से डरा पाऊं। नीचे पड़ी हुई एक सूखी पेड़ की लकड़ी मैंने उठा ली और फिर मैंने उसे धमकी दी, देखो दूर रहो वरना मैं इससे वार करूंगा। लेकिन वो रुक नहीं रहा था। जैसे ही मेरे करीब आया, मुझे लगा करीब आकर कुछ कहना चाहता होगा या डराना चाहता होगा। लेकिन उसने मुझे जो धक्का मारा, इतना जोरदार धक्का था कि मैं 8 से 10 फुट पीछे जाकर गिरा था अपने दोस्तों के करीब। और उसके बाद मेरे दोस्त जो पिलर के पीछे छिपे हुए थे, उन्हें भी बाहर आना पड़ा। मुरली को एक तरफ उन्होंने खड़ा कर दिया और मेरे तीनों दोस्त बाहर आ चुके थे। फिर हम 4 थे और उस आदमी को हम घेर चुके। लेकिन उसका जो धक्का था बड़ा जोरदार था। फिर उसे बिना हाथ लगाए हमने डंडे से मारने की कोशिश की। उसके सर पर भी हल्का सा वार किया, उसके शरीर पर भी वार किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद मेरे दोस्त ने जोरदार पैर उसकी छाती पर मारा था, लेकिन उसका जैसे वजन ज्यादा हो। मेरा दोस्त पीछे गिर चुका था, लेकिन वो आदमी हिला तक नहीं। अब हमें लगने लगा था ये कोई साधारण आदमी नहीं लगता। किसी इंसान का वजन इतना ज्यादा नहीं होता कि कोई भाग कर आए, जोरदार पैर की टक्कर मारे और सामने से कोई हिले तक ना। क्या उसका वजन 150 किलो से ज्यादा होगा? लेकिन ऐसा उसका शरीर तो नजर नहीं आ रहा। उसकी आंखें नीली नीली थीं। इसके बाद हमने भारी डंडों से जोरदार वार किए, लेकिन वो बस हमें पकड़ना चाहता था। उसकी पकड़ कैसी होगी हमें नहीं पता था, लेकिन हम वार करते रहे और मैं उसकी पकड़ में आया। मैं उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने वार किया, उसने अपना हाथ आगे कर दिया। मेरी मुट्ठी बंद थी। उसने अपने हाथ से मेरी मुट्ठी को पकड़ लिया और उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि मुझे मेरी उंगलियां चटकने की आवाज आई। इतनी जोरदार पकड़ थी, मेरी उंगली की हड्डियां तक उसने तोड़ डाली, सिर्फ दबाई थी अपने हाथ से। और उसके बाद मैंने खींचकर अपने हाथ को छुड़ाया था और फिर मैं अपने दोस्तों को कहने लगा, पीछे हटो, पीछे हटो, ये कोई इंसान नहीं है, पीछे हटो। और मेरे दोस्त मेरी बातों पर पूरा भरोसा करते थे। अपने हाथ को पकड़े हुए हमने जैसे ही पीछे हटना शुरू कर दिया, वो हमारे पीछे पीछे। हम भाग सकते थे, वो भाग नहीं रहा था, चलकर हमारा पीछा कर रहा। हमने मुरली को उठाया और उसके बाद हम एक गलियारे से दरवाजे के जरिए अंदर पहुंच चुके थे और उसके बाद हमने दरवाजे को बंद कर दिया। वो दरवाजे के पास आया था, दरवाजे को जोर जोर से पटक रहा था, लेकिन ये एक मोटा दरवाजा था, लगभग 1 से 1.5 फुट मोटा लकड़ी का दरवाजा। चाहे कोई कितना भी तगड़ा हो, उसे तोड़ नहीं सकता। उसमें फट्टे फंसाने की जगह थी। इस महल को बनाया ही ऐसा गया था कि अगर दरवाजों को बंद कर दिया जाए तो अंदर कोई ना आ सके, चाहे जितना भी जोर दिखाए। वो धक्का देकर दरवाजे को ऐसे हिला रहा जैसे तोड़ देगा। साधारण घरों के दरवाजे जैसे होते हैं, ये एक घूंसा मारकर उसे तोड़ सकता है। ये कोई इंसान नहीं, ये एक शैतान था, लेकिन कहानियों में इसका तो कोई जिक्र नहीं था। दरवाजा बंद किए हुए हम सब घबराए हुए राजकुमारी के कमरे में पहुंच चुके थे। फिर मुरली ने कहा, ये क्या चीज थी? मेरे बाकी दोस्तों का भी यही सवाल था और वो मुझसे इसका जवाब चाहते थे। और मैंने कहा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमने अपनी आंखों से जिस चीज को देखा है वो कोई इंसान नहीं, कोई शैतान है, और ये पहली बार हमारे साथ हुआ है। कैमरे में रिकॉर्ड तो हुआ होगा। ये बड़ी भयानक घटना है। हम ऐसा करते हैं, अब पहले तो उससे बचते हैं, उसके बाद सावधानी से यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। हम बाहर वाले गेट के जरिए तो निकल नहीं सकते। अगर हमें रात के वक्त ही निकलना है तो कोई और तरीका ढूंढना होगा और उसके लिए हमें महल के बाहर निकलना चाहिए।
लेकिन इंतजार करने के बाद कुछ समय तक वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता रहा और उसके बाद वो वहां से जा चुका था। फिर हमें लगा हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन फिर चलने की जो आवाज उसकी आ रही और अजीब गुर्राने की आवाज, जैसे कुत्ते गुर्राते हैं, वो उस तरह से गुर्रा रहा था। वो आवाज हमें डराती और हमें पता था हमें बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक वो बाहर घूम रहा है। उसकी पकड़ में आने का मतलब सीधा सीधा मौत थी। हम संयम बनाकर राजकुमारी के कमरे में इंतजार करने लगे। राजकुमारी के उस कमरे में रहना भी कोई आसान काम नहीं था। वहां भी हमें थोड़ी थोड़ी ठंड का एहसास होने लगा और फिर फुसफुसाने की वो आवाजें आने लगी थी। मेरे दोस्त दीपौन ने पूछा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा यहां जैसे कुछ रेंग रहा हो, कुछ फुसफुसा रहा हो? ध्यान से सुनो, पूरी तरह से शांति करो, सब मशीनों को बंद कर दो, क्योंकि मशीनों की टी टी की आवाज में ये फुसफुसाने की आवाजें हमें सुनाई नहीं दे रही। हमने अपनी सारी मशीनों को बंद कर दिया और सच में फुसफुसाने की एक आवाज आ रही थी। हम डर चुके थे, लेकिन मैं पता लगाना चाहता था आखिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं। मैंने तब उस आवाज को करीब से सुनने की इच्छा जताई तो मैं इधर उधर हिलकर महसूस करने लगा किस दिशा में आवाज थोड़ी तेज हो रही है, किस दिशा में आवाज कम हो रही है। इससे अंदाजा लग पा रहा था आवाज कहां से आ रही है, और ये आवाज जिस दिशा से आ रही थी वहां पर आईने के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। नीचे पड़े हुए वो टुकड़े, मैंने उनमें कई आंखें देखीं और फुसफुसाने की वो आवाजें उसी में से आ रही थीं। हम सोच में पड़े हुए। सबने कहा, आईने से दूर हो जा, आईने से दूर हो जा राजन, तेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मुझे लगता है इस महल की सारी कहानियां सच्ची हैं। जो आईनों में देखता है ना, उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। मैंने कहा, पिछले 90 सालों से यहां पर किसी आईने को लाने नहीं दिया गया है, और आखिरी बार यहां पर आईना जो था उसमें देखते हुए राजकुमारी ने अपने गले को रेता था। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आईने कुछ तो बयां करते हैं। मैंने करीब से आईने के उन टूटे हुए हिस्सों को देखा और वो आंखें, ऐसा लग रहा था किसी सांप की आंखें हों जिसने पलकें झपकी थी। लेकिन मैं डरा हुआ जरूर था, राज का पता लगाना चाहता था। वो फुसफुसाहट भरी आवाज कहना क्या चाहती है। करीब से मैंने जब सुना तो मुझे आवाज सुनाई दी, बड़ा आईना खोलो। मैंने अपने दोस्तों को कहा, यह किसी लड़की की आवाज लगती है, बड़ा आईना खोलने को कह रही है, लेकिन इससे सही से आवाज नहीं आ रही। मेरे दोस्त मना कर रहे थे, ये एक जाल है, तू फंस जाएगा, हम सब फंस जाएंगे। लेकिन मैंने एक छोटा सा आईना एक तरफ रखा। मेरे दोस्त एक दिशा में, एक कोने में छिप चुके थे और मुझे कह रहे, जो करना है तू कर, लेकिन अगर तेरे साथ कुछ बुरा हुआ हम मदद नहीं कर पाएंगे। मैंने वो आईना एक तरफ रखा और उसके बाद उसके ऊपर से कपड़ा हटाया। मुझे मेरा प्रतिबिंब नजर आया, बिल्कुल साधारण प्रतिबिंब, और फिर मेरे कंधे के पीछे से एक लड़की का चेहरा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर से मैंने आईने की तरफ देखा, वो लड़की आईने में मेरी पीठ के पीछे मुझे नजर आ रही थी। और फिर उस लड़की ने मेरे कान में कहा, इस आईने को यहीं पर रखो। तुम पहले इंसान हो 90 सालों में जिसने दूसरी बार किसी आईने को रखा है। इससे पहले मैंने एक आईना रखा था। मेरी बात सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा, वरना मैं यहां पर हमेशा के लिए कैद रहूंगी और वो शैतान मुझे कैदी बनाए रखेगा। मैंने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? और मेरे दोस्तों ने जवाब दिया, क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तू किससे बात कर रहा है? मैंने उन्हें कहा,
मुझे आईने में एक लड़की नजर आ रही है, मेरे पास है, मुझसे बात कर रही है, मैं आईने में उसे देख सकता हूं। मेरे दोस्त मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने अपना नाम बताया। ये इस महल की वो राजकुमारी थी जो नाग साधना किया करती थी। और मैंने कहा, मुझे मत मारो, मुझे मारोगी तो नहीं? उसने कहा, मैं किसी को नहीं मारती और ना मैंने खुद को मारा था। मैंने अपना कत्ल बिल्कुल नहीं किया था। आईने के सामने मैं साधना करती थी, क्योंकि ये आईने नाग द्वार का रास्ता होते हैं। लेकिन कोई था जो नहीं चाहता था कि मैं इसका इस्तेमाल करूं, क्योंकि उससे उसके सारे राज खुल जाते। लेकिन मुझे इसका पता चल गया। ये था हमारा राजपुरोहित जो मुझे शिक्षा दिया करता था, लेकिन नाग शिक्षा मैंने उससे नहीं ली। और उसके बाद मुझे पता लगा गहरे राज हमारे परिवार के, वो शाही राज। कई लोगों का कत्ल करवाया गया था, कई लोगों को मारा गया था। मैं आंखों के सामने इस आईने में देख सकती थी। और जब उस राजपुरोहित को इसका पता लगा, उसने ऐसा जाल बिछाया, मेरे खिलाफ सबको कर दिया कि मैं काला जादू कर रही हूं। और उस रात उसने मेरे गले को काटा था। मेरा गला काटने के बाद उसने वो चाकू छिपाया और वो पहला आदमी था जिसने सबको कहा, राजकुमारी ने अपना गला खुद काट लिया, आईने से निकला था कुछ, उसने सबको कहा। और क्योंकि वो राजपुरोहित था, सबने उसकी बात मानी और मुझे सब शापित कहने लगे। मुझे राजपुरोहित की पूरी सच्चाई पता थी, लेकिन मेरी आत्मा आईने में कैद हो सकती थी, मैं बात कर सकती थी। तो उसने महल के सारे आईने बाहर करवा दिए, जिसके बाद वो उस ताकत को पाना चाहता था जो मैंने यहाँ पर बांधी थी। फिर उसके बाद वो राजपुरोहित भी उस शाप में बंधा और कैदी बन गया। रात को घूमता है वो जिंदा लाश बनकर, और इस महल में किसी को आने नहीं देता, जिंदा नहीं छोड़ता। मैं कुछ नहीं करती, वो करता है। और मेरी आत्मा जब आज़ाद होगी तभी उसका भी खात्मा होगा। और इसका एक ही तरीका है, इस महल से पीछे उस खाली जगह फव्वारे के पास एक दरवाज़ा है। नीचे एक खास जगह में मैंने वो पुरातन आईने रखे हैं, और वो तंत्र क्रिया से रखी हुई इंसानी खोपड़ी मेरी आज़ादी का द्वार है। लेकिन वो रात को पहरा देता है कि कोई वहाँ पर ना जा पाए। ना वो खुद आज़ाद होना चाहता है, ना मुझे आज़ाद होने देना चाहता है। हम पांचों एक दूसरे की तरफ देख रहे। वो राजकुमारी चाहती थी कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसे आज़ादी मिले, और इसका एक तरीका था, वो जो खोपड़ी है उसके सामने हमें एक आईना रखना होगा, ताकि आईने के ज़रिए वो उस खोपड़ी को उठा सके, अपने हाथ में ले सके और अपनी वो साधना पूर्ण कर सके जो वो जिंदा रहते नहीं कर पाई थी। वो नागलोक में जाना चाहती थी और इससे वो ऐसा कर पाएगी। हमें ये काम करने में बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती, क्योंकि हमें महल से बाहर निकलना पड़ता, और जब हम बाहर निकलते तब वो शैतान हमें पकड़ने की कोशिश करता। और हमने उस राजकुमारी को कहा, हमारे पास सिर्फ एक रात का समय है, कल हो सकता है सब अंदर आए, और अगर उन्होंने हमें पकड़ा तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो ये काम हमें आज रात को ही करना होगा। हमारे लिए जान का खतरा था, लेकिन उस राजकुमारी ने कहा था, आईने अपने पास रखना। अगर तुम्हारे आसपास आईने हैं, तुम्हारा प्रतिबिंब आईने में बन रहा है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बिना आईने के मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। हमें उस राजकुमारी ने बताया था कि काम रात को ही करना होगा, क्योंकि हम वैसे भी उस शैतान से बचकर जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। जब वो पीछा करना शुरू करता है
उसके बाद मौत के घाट उतार ही देता है, चाहे वो इस महल में रहे या ना रहे। अगर आप महल की चार दीवारी के अंदर हैं, वो पीछा कर रहा है तो वो अपने हाथों से मारता है। अगर आप यहाँ पर हैं और उसने पीछा शुरू कर दिया, चाहे महल के बाहर चले जाएं, फिर वो अपने हाथों से नहीं, श्राप से मारता है और रात को सपने में आकर वो मौत के घाट उतार देता है। यानी हमें ये काम करना ही होगा। हम चुपचाप आगे वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले थे। अब मुरली की सेहत भी कुछ हद तक ठीक थी। हमने जहाँ जहाँ हम जा रहे, एक एक आईना हम टिकाते जा रहे, और अगर हमारा प्रतिबिंब उस आईने में बन रहा है, वो राजकुमारी हमारी मदद कर सकती है। इसीलिए हमने आईने टिकाए। लेकिन अब 2 आईने बचे थे और उस फव्वारे के पास, फव्वारे के एक नल को घुमाने से नीचे वाला लकड़ी का एक दरवाज़ा हमारे सामने खुला। ये वो रास्ता था जिसका इस्तेमाल सिर्फ वो राजकुमारी करती थी। किसी और को इसके बारे में पता तक नहीं था। 90 सालों से ये दरवाजे को किसी ने नहीं खोला था। उस दरवाजे को खोलने के बाद जब हम नीचे जाने वाले थे, तब उस शैतान ने हमारा पीछा शुरू कर दिया। उसने पता कर ही लिया कि हम कहाँ पर हैं और फिर वो हमारे पीछे आने लगा। अब भागने का रास्ता बंद हो चुका था क्योंकि वो फव्वारे के इर्द गिर्द घूमे जा रहा, और इस रास्ते का पता उसे भी लग चुका था। उसने उस फव्वारे को एक मुक्के से तोड़ डाला था। पानी थोड़ा थोड़ा नीचे भी आने लगा था। उसके बाद हम नीचे 2 आईने थे, जिसमें से एक आईना जब मैंने सामने टिकाया, उस शैतान ने पत्थर मारकर उस आईने को तोड़ दिया। वो खुद नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई आईना रहे। उसे पता होगा वो सामने रखी खोपड़ी के आसपास अगर हमने उस आईने को रखा, बाकी का काम वो राजकुमारी की आत्मा खुद कर लेगी। इसीलिए आईने को महल में ये शैतान टिकने नहीं देता था, पहले बातों से और अब मरने के बाद लाश बनकर ही। आईना सिर्फ एक बचा था। बाहर से आईना लाया नहीं जा सकता था। उस शैतान से लड़ा नहीं जा सकता था। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, हम इसे देखते हैं अपने तरीके से। तू आईने को टिकाने की कोशिश कर। अगर ये कुछ मारे तो आईने को हटा देना, लेकिन अब आईने को टूटने मत देना। आखिरी आईना मैंने बैग से निकालने की कोशिश की। वो शैतान सामने। शेखावत ने तो आग जला ली थी, और क्योंकि उस शैतान के शरीर के ऊपर आग टिक नहीं पा रही, वो थोड़ा गीला था, तो वहाँ पड़ी कुछ लकड़ी का बुरादा उसके ऊपर छिड़क छिड़क कर आग लगाने की वो कोशिश कर रहा। एक तरफ लोहे की रॉड मारकर दीपौन ने भी उस पर वार करने की कोशिश की, जबकि मुरली भी भारी चीज उसके ऊपर फेंक रहा था, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहा। वो तो मुझे देख रहा था ताकि मैं उस आईने को ना टिकाऊं, और मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला। वो खोपड़ी एक खास जगह पर रखी थी। आईना उसके सामने रखना था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक खास दिशा में ही रखूं। एक पिल्लर के पीछे मैंने उस आईने को रखा, जहां से वो शैतान उस आईने को देख नहीं सकता था और उसे करीब आना पड़ता। मैंने आईना वहां रखा और आईने के सामने प्रतिबिंब बना उस खोपड़ी का, और खोपड़ी हवा में उड़ने लगी। मैंने आईने में देखा, राजकुमारी ने उस खोपड़ी को अपने हाथ में उठा रखा था, और उस शैतान ने गुस्से में आकर मेरे दोस्तों को उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया। मैं आवाज़ लगाकर सबको कह रहा था, इसके हाथ में मत आना। अगर इसने किसी को जकड़ लिया फिर वो मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही उसने मुरली के कपड़ों को पकड़ लिया, मुरली के कपड़े मोटे थे, वो फट नहीं रहे थे, और उसका शरीर जकड़े जा रहा, क्योंकि वो अपनी उंगलियां उसके कपड़े में फंसाकर उसे गोल गोल घुमाने लगा था। उसकी हड्डियों का कचूमर बन जाता। और मैंने उस राजकुमारी को कहा, मेरे दोस्तों को बचा लो, मेरे दोस्तों को बचा लो। और उस राजकुमारी ने वो खोपड़ी को अपनी उंगलियों से पूरी तरह से तोड़ दिया, कचूमर बना दिया, और उस खोपड़ी से वो एक नाग के रूप में निकली थी, एक सांप के रूप में। और वो सांप
अपना आकार जैसे बड़ा किए जा रहा हो। फिर उसने उस शैतान को अपने इर्द गिर्द लपेट लिया, खींचा उसके मांस को, उसके अंदर की हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ दिया। मेरा दोस्त उसकी पकड़ से इसीलिए छूट पाया क्योंकि उसका खुद का कचूमर बनने लगा था। उसके शरीर से तेल ही तेल निकल रहा, जिससे पूरी की पूरी जमीन गीली हो गई, बिल्कुल जैसे किसी कपड़े को निचोड़ा जाए और उससे जब पानी खत्म हो जाता है तो सूखा कपड़ा रह जाता है। ऐसे उसका कचूमर निकल चुका था और नीचे सिर्फ कपड़े पड़े थे, जैसे वो पानी का बना हो। और फिर उस राजकुमारी ने सांप के अंदर से एक रूप दिखाया और फिर कहा, धन्यवाद, अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूं और इस महल में अब मेरा वास नहीं रहेगा, और ना ही किसी नाग का वास और ना किसी श्राप का वास। वो जमीन में चली गई और फिर पूरी तरह से शांति, एक ठंडक थी, एक मनहूसियत थी। पहले वो खत्म हो चुकी थी और हम थक चुके थे। कुछ ही घंटों में दिन हो गया और जब हम सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे थे, सीढ़ियों के पास हमें एक छोटी मशरूम नजर आई। ऐसे सीलन वाली जगह पर मशरूम उगती है, लेकिन यहाँ घास तक नहीं उगती थी। ये पहला पौधा कह सकते हैं जो उस नाग कन्या के बाद यहाँ से निकला था। वक्त सुबह का था, 5 बजे होंगे। थोड़ी थोड़ी रोशनी हो चुकी और मेरे दोस्तों ने कहा था, मुसीबत से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं। अगर गार्ड ने हमें देख लिया, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो क्या करें? मैंने कहा, मैंने जो तरीका सोचा था हमें वो अपनाना होगा। मैंने बैग में से काले चोले निकाले। मैंने कहा, सब काले चोले पहन लो, यहाँ से निकलने का रास्ता बड़ा अजीब है। फिर हमने आगे वाला गेट खटखटाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह एक गार्ड तो शायद आ चुका होगा, जो इस गेट को नहीं खोलता, बाहर खड़ा रहता है। दरवाज़ा खटखटाकर मैंने लड़की की आवाज़ में कहा, माफ़ कीजिए, मैं अंदर चली गई थी, बाहर निकालिए, मुझे बाहर निकालिए। उसने जैसे ही गेट को खोला, हमने काले चोले पहने हुए, मास्क भूतों वाले डाले हुए थे, चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागे और वो चीखता चीखता भूत भूत भाग गया। इतने में हम भी वहां से बचकर निकले, एक तरफ काले चोले बैग में डाले और छिपते छिपाते वहां से निकल गए। वहां अफवाह फैल चुकी थी, भूतों ने गार्ड तक पर हमला कर दिया है, महल और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। लेकिन हम अपना काम करके वहां से निकल चुके थे। हमें फुटेज में कुछ भी नज़र नहीं आया। शुरुआती समय के बाद फुटेज पूरी तरह से धुंधली थी, हर किसी की फुटेज धुंधली मिली, यानी कि हम जो काम कर पाए उसका एक भी सबूत हमारे पास नहीं था। इसीलिए कहते हैं ना, जो भूतिया घटनाएं होती हैं भूतिया जगह पर, उसके प्रमाण नहीं होते, क्योंकि ऐसी ताकतों को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। कुछ महीने बाद हमें खबर मिली थी, उस महल में घास झाड़ियां उगने लगी हैं और आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं। और कई लोग ये मानते हैं कि वहाँ घास की कटाई की जाती थी, लोगों को पागल बनाया जाता था और अब अपने आप घास उगने लगी है। लेकिन सच्चाई हम 5 जानते थे और अब आप भी जानते हैं, नाग महल का वो खौफनाक राज।